दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गुरु कमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपन अभी क्लास 12th राजस्थान बोर्ड की एक बुक ली है अपन ने, जिसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज उसका 4th फेज है। आज इसको अंतिम रूप देंगे, तो आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो पहले वीडियो बनाए वो सारे आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है, कोई ऐसा लग रहा है कोई चीज़, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ कैसे होती है, इसको हमें समझना चाहते हैं। हम आते हैं उसी की नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है उसी कड़ी का कि राजनीतिक व्यवस्था, उपलब्धियां वैदिक काल से महाजनपद काल। वैदिक काल से महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। जो वैदिक काल था, जो कि जिनका सारा हमें संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जीवन, सबकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेद का मतलब होता है टू नो मतलब जानना। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हमें वेदों से होती है। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रमुख वेद हैं। इन वेदों से जो हमें रहन सहन तत्कालिक समय की, वेदों में किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों की। आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य जो कि भारत की एक प्राचीनतम ज्ञात, आप उसको ये कह सकते वर्ण था या जाति का रूप दे सकते हो, जो भी है, लेकिन जो आर्य लोग थे उनकी एक सभ्यता थी। उस सभ्यता की जानकारी हमें किसमें मिलती है? वेदों में मिलती है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? वैदिक सभ्यता पड़ा। वेद 4 प्रमुख वेद हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे बड़ा वेद है। यजुर्वेद जिसमें हमें यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है, यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञ में आहुति कैसे दी जाती है, यज्ञ वेदियाँ कैसे होती है, ये सारी जानकारी हमें यज्ञ वेद से मिलती है। सामवेद गायन विद्या से संबंधित वेद है। गाने से संबंधित भारत का सबसे प्राचीनतम वेद सामवेद है। और अथर्ववेद अथर्व ऋषि ने इसकी रचना की, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद में जादू टोने, भूत वगैरह, प्रेत वगैरह की कहानियां मिलती है, इसलिए ये अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है। इसके रचनाकार थे अथर्व ऋषि थे, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अब वैदिक काल, वेद 4 थे प्रमुख। वेदों के बाद जो प्रमुख जानकारी के स्रोत हैं वो है पुराण। कुल पुराणों की संख्या 18 थी, 29 उपपुराण थे। पुराणों में जो सबसे प्राचीनतम पुराण था वो था मत्स्य पुराण। पुराणों में हमें तत्कालिक राजाओं के राजनीतिक, उनकी वंशावलियों की जानकारी भी मिलती है। हमारे जो सांस्कृतिक धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है पुराणों में। पुराणों की जो रचयिता थे, पुराणों की जिस रचना की, वो लोमहर्ष ऋषि व उनके पुत्र उग्रश्रवा ऋषि ने की। पुराणों की रचना किसने की? लोमहर्ष ऋषि व उनके पुत्र उग्रश्रवा ऋषि ने पुराणों की रचना की। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उपपुराण कितने? 29 है। ध्यान रहे इस बात का। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण है। ठीक है। राजनीतिक जीवन, उस समय में उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हमें जानना है। राजनीतिक जो व्यवस्था थी, आप सभी को पता है कि उस टाइम राजा सर्वोसर्वी होता था, राजा सर्वे सर्वा होता था। और जो उसकी जो सिस्टम था, राजा का जो इलेक्शन होता था वो कैसे होता था? वंशानुगत आधार पर होने लगा। शुरू में इलेक्ट्रिक सिस्टम भी था, वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा होता। राजा उस टाइम पे किसका होता? शुरुआत में जो राजा होता था वो भूमि का राजा नहीं होता था, किसी क्षेत्र विशेष का राजा नहीं होता। राजा होता था वो जो अपनी प्रजा को प्रोटेक्शन दे सकता था, अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता था, वो राजा। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? राजा वंशानुगत हो गया और राजा का चुनाव होता था शुरुआत में, वो खत्म हो गया। और राज का जो सिस्टम था, जो राज्य था, वो किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। देश राष्ट्र के नाम से जाना जाता था और जो उसका मुखिया होता था वो राजा कहलाता था। उसके नीचे जो सिस्टम या राजनीतिक इकाई होती थी वो होती थी जन। राष्ट्र देश होता था, उसके नीचे जन होता था। जो जन का मुखिया होता था वो गोप कहलाता था, गोपस्य या गोप कहलाता था। और गोप के नीचे क्या होते थे? जन के नीचे क्या होता था?
बिस होता था। देख लो आप, राष्ट्र, जन, राष्ट्र का मुखिया राजा, जन का मुखिया गोप, और बिस, बिस एक आज के डेट में अपन कह सकते हो एक जिले जैसी इकाई होती थी। जिला आज डिस्ट्रिक्ट होती ना, उसके जैसी इकाई होती थी बिस। और जो बिस का मुखिया होता था वो कहलाता था बिसेपति। ठीक है, बिस के नीचे जो इकाई होती थी वो होती थी ग्राम। ग्राम जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। और ग्राम में विभिन्न प्रकार के कुल या परिवार होते थे। कुल होता था, कुल का जो मुखिया होता था कुलपा कहलाता है। आप दूसरे शब्दों में समझिए इसको, अपना परिवार होता है, परिवार जब जुड़ता है एक बड़ा कुल बनता है। कुल का जो मुखिया होता है क्या कहलाता है? कुलपा कहलाता है। फिर कई ग्राम कुल बन के क्या बन जाते हैं? ग्राम बन जाते हैं। एक गांव बन जाता है, ग्राम होता है, और उसका मुखिया क्या कहलाता है? ग्रामीणी कहलाता था उस टाइम पे। आज हो सकता है सरपंच कहलाता हो, ठीक है, आज सरपंच कहलाता है, उस टाइम क्या था? ग्रामीणी था, ग्राम का मुखिया कहलाता था। ग्राम के ऊपर जो इकाई होती थी, मतलब कई सारे गांव मिलके एक इकाई का निर्माण करते थे, वो क्या कहलाता था? बिस कहलाता था, जिसका मुखिया बिसेपति होता था। और कई बिसे, मैंने आपको बताया भी कि जो बिस था वो आज के समय में जो जिले हैं, जिले की तरह था। तो कई बिसे मिलके किसका निर्माण करते थे? एक जन का निर्माण करते थे। जो जन था उसका जो मुखिया था वो क्या कहलाता था? गोप या गोपश कहलाता था। और कई जन मिलके किसका निर्माण करते थे? राष्ट्र का निर्माण करते थे। ये वैदिक व्यवस्था है। कालांतर में यही जन, आगे अपन पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी बीसी के अंदर महाजनपद कहलाए। मतलब जन का क्या बन गया? जनपद बन गया, फिर क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। आगे जाके यही महाजनपद बन जाते थे। एक राजनीतिक सिस्टम था उनका। हम उसमें पढ़ते हैं ऋग्वेद में 10 राग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें परशुनी नदी, जिसको आप वर्तमान में रावी नदी बोलते हैं, उसके किनारे 10 राजाओं का एक युद्ध हुआ। जो भरत कबीला था, भरत कबील के राजा थे सुदास। सुदास का जो राज पुरोहित था या प्रधान पुरोहित था वो था विश्वामित्र। कौन था? गुरु विश्वामित्र थे। तो उन्होंने क्या किया? विश्वामित्र को निकाल दिया, अपने पद से हटा के, और गुरु वशिष्ठ को वो पद सौंप दिया। तो इससे क्या हुआ? विश्वामित्र नाराज हो गए, और तो वो उन्होंने क्या, एक 10 राजाओं का एक समूह बनाया, जिसमें 5 तो आर्य थे, 5 अनार्य राजा थे। उन्होंने मिलके राजा सुदास के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन विजय किसकी हुई? सुदास की हुई। सुदास कौन था? भरत कबीले का राजा था। तो ये 10 राज युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 राज युद्ध क्या था, बताइए, समझाइए। तो कहां पर लड़ा गया? रावी नदी। वर्तमान में रावी नदी, वैदिक काल में वो नदी किस नाम से जानी जाती थी? परशुनी के नाम से जानी। परशुनी नदी के किनारे लगा गया। किन के बीच लड़ा गया? राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया। विजय किसकी हुई थी? राजा सुदास की हुई थी। ठीक है, ये 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध के बारे में इतना ही, ज्यादा नहीं। अब क्या होता है? सभा एवं समिति, उनके जो राजनीतिक जीवन था, ऋग्वेद प्लस अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता। अथर्ववेद में तो सभा और समिति को इंद्र की पुत्रियां तक कहा गया। पूछा जाता है कि सभा और समिति, इंद्र की पुत्रियां किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। सभा क्या थी? वर्तमान में कैबिनेट, मतलब कुछ जो सीनियर, बुजुर्ग और विश्वसनीय लोग होते थे राजा के, उनको किसी भी निर्णय निर्माण में या डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल किया जाता था। वो क्या कहलाती थी? सभा कहलाती थी। समिति में क्या था? समिति में गांव के सारे लोग इकट्ठे होते थे, गांव के सारे लोग रहते थे। तो ये सभा और समिति का भी, ये क्या कंट्रोल करती थी राजा को उस टाइम पे, सभा और समिति। आपको ये ध्यान रखने वाली है कि कंट्रोलिंग का काम करती थी सभा और समिति। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में इसको इंद्र की पुत्रियां भी कहा गया है, सभा और समिति को। महाकाव्य काल, जो महाकाव्यों की रचना हुई थी, वो पुराणों की और महाकाव्यों की रचना लगभग आप कह दो कि गुप्त काल में आते, मतलब 2री से 3री सदी में आते आते खत्म हो गई थी। पुराणों की रचना भी 2री बीसी से लेके 2री या तीसरी शताब्दी में आके खत्म हो गई थी। महाकाव्यों की रचना भी उसी टाइम पे। महाकाव्य कौन से थे? रामायण और महाभारत, जिनसे हमारे सांस्कृतिक जीवन के जानकारियां मिलती है, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के क्या है,
आदर्श ग्रंथ हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। महाकाव्य में महाभारत जो कि सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं पांचवा वेद कहा जाता है महाभारत को, लिखित साक्ष्य। महाजनपद काल, मैंने आपको कल बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मैंने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीकरण था भारत का, मतलब जिसमें शहरों की स्थापना हुई थी। लेकिन अभी मैं बता रहा था कि जो राजनीतिक इकाई है उसमें क्या था, राष्ट्र और जन, विश्व। तो जन थे, अब ये जन क्या हुए, आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गए, जनपदों में। जनपद क्या बन गए, महाजनपद हो गए, और इन्होंने एक राज्य का स्वरूप ले लिया। तो छठी बीसवीं, मतलब छठी बीसवीं में ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, छठी ईसा पूर्व शताब्दी से पूर्व की बात कर रहा हूँ, जब उत्तरी भारत में गंगा यमुना के द्वाब या गंगा की नदी के किनारे आसपास कुछ कश्मीर में भी है, कुछ एक दो महाराष्ट्र में, गोदावरी के तट पर भी है, 16 महाजनपदों की स्थापना हुई, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उनका उल्लेख मिलता है। जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी क्या क्या थी, जैसे सबसे पूर्व में महाजनपद था वो क्या था, अंग था, उसकी राजधानी चंपा थी। इनके किताब में इनके बारे में आप पढ़ लेना। 16 महाजनपद बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका एक नक्शा भी बनाना, मैप में ढूंढना, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं 16 महाजनपद। मगध, इन्हीं महाजनपदों में से कालांतर में जाके मगध महाजनपद की स्थापना हुई, जो कि आगे सारे जनपदों को सारे जनपदों को इन्होंने अपने में सम्मिलित कर लिया, और मगध में उत्कर्ष हुआ, और मगध पूरे राज्य, जिसकी राजधानी गिरिव्रज बनी, राजगृह बनी, और कालांतर में वहीं पे जाके मौर्य साम्राज्य ने एक सुदृढ़, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदृढ़ शासन की स्थापना की, और वो पूरे भारत को लगभग उन्होंने एक भारत का भारत बनाया। तो वो है मगध। ये वो कहाँ से निकल के आता है, महाजनपद काल में से, महाजनपदों से कुरुक्षेत्र, सूरसेन, अवंती, ये सारे महाजनपद थे। 16 महाजनपद है, इनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इनको आप किताब के अंदर देखना, पढ़ना, सीखना, और इनमें पढ़ने वाली बात ज़्यादा कुछ नहीं है। इनमें आप तो आपको मैप याद होना चाहिए कौन कौन सी लोकेशन है। एक आपको इनका जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है, इनकी राजधानियाँ पूछी जाती है। आप चाहे IAS का एग्जाम दो, चाहे RS का एग्जाम दो, चाहे किसी एग्जाम दो, इनकी राजधानियों को सम्मिलित कराया जाता है। इसलिए प्रत्येक महाजनपद की राजधानी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आपको जिंदगी भर तक जब भी आप कोई भी एग्जाम दोगे, वहाँ पे क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना होती है इसमें, सारे महाजनपद काल से। प्राचीन भारत में तंत्रात्मक व्यवस्था थी। हमें उल्लेख मिलता है कि महाजनपदों में भी कुछ एक मल्ल है, लगभग वहां पे 8 से 10 गणतंत्र थे, पावा के मल्ल वगैरह थे, ये 8 गणतंत्र थे। मतलब जहां पे एक इलेक्टेड सरकार होती थी, गवर्नमेंट होती थी। तो ऐसी जो सरकार होती थी, उसका जो एक मीटिंग होती थी, मीटिंग उसकी जो होती थी वो किस में होती थी, वो होती थी हॉल, जहां बैठ मीटिंग होती है वो संस्थागार कहलाता था। पूछा जा सकता है संस्थागार क्या था प्राचीन काल में, तो जहां पे वो मीटिंग होती थी सामूहिक रूप से, उसको संस्थागार कहते थे। और उस मीटिंग की जो व्यवस्था मैनेजमेंट करता था वो क्या कहलाता था, आसन पन्नापक, आसन पन्नापक नामक अधिकारी उस मीटिंग की क्या करता था, व्यवस्था करता था। ठीक है, तो ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। सामाजिक जीवन, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये हमारे वर्तमान स्वरूप से भी जुड़ा हुआ है। जिंदगी में आपको हमेशा सामाजिक जीवन कैसा था, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल के बीच में क्या है, जो समाज का ताना बाना था, जो ढांचा था, वो कैसा था, वो बड़ा ही अहम है, मुख्य है। उसको आप कह सकते हो कि वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण, 4 वर्ण थे। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कि एक ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को ब्रह्मा से मुख से उत्पत्ति मानी जाती है, क्षत्रियों की ब्रह्मा के कंधों से उत्पत्ति मानी जाती है, और वैश्य की ब्रह्मा के जंघों से उत्पत्ति मानी जाती है, और शूद्र की ब्रह्मा के पैरों से उत्पत्ति। ये उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। तो 4, उस टाइम पे 4 क्या है, वर्ण थे। शुरुआत में क्या होता था, ऋग्वेदिक काल में जो व्यवस्था थी, ये सिर्फ कर्म के आधार पे थी। जो जैसा कर्म करता था वो वैसा ही नाम कहलाता था उसका। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, कर्म के आधार पर नहीं होकर वर्ण व्यवस्था कैसे हो गई, जन्म के आधार पर हो गई, और इसमें कठोरता आ गई इस व्यवस्था में। तो इसको ही नकारने के लिए छठी बीसी में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने इसके खिलाफ एक धर्म की स्थापना की। किस, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ
या फिर कह दो वैदिक व्यवस्था के खिलाफ एक नए धर्म की स्थापना की। इसकी मेन वजह ये रही थी वर्ण व्यवस्था। फिर आ जाती है आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जो जीवन है मानव का उसको 4 भागों में बांटा है, कि जो जीने का तरीका है इंसान को 4 भागों में बांटा गया है। 0 से 25 साल का, 26 से लेके 50, 51 से लेके 75 और 76 से लेके 100 वर्ष। मतलब उन्होंने जो पुरुष की या कह दे आदमी की जो एक औसत आयु वो 100 वर्ष गणना की कि 100 वर्ष आयु इंसान की होती है। इसके अकॉर्डिंग उसको जीना होता है। 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचारी आश्रम होता है, जिसमें सिर्फ उसको किस पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना होता है। 26 से लेकर 50 साल, ये 25 साल का पीरियड ये गृहस्थ आश्रम का होता है। इसमें उसको गृहस्थ जीवन शादी ब्याह करके और जो पितृण है देवऋण है इनसे मुक्ति पाके और सारे जो समाज है जो धार्मिक व्यवस्था है उनको निभाते हुए आगे बढ़ना है। फिर आ जाता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम होता है 51 वर्ष से लेके 75 वर्ष तक की उम्र होता है। और उसमें क्या हुआ कि इंसान को थोड़ा गृहस्थ में काम करना चाहिए, थोड़ा वन की ओर प्रस्थान कर जाना चाहिए, मतलब वो उसको मुक्ति पानी होती है उसको। और फिर संन्यास आश्रम होता है वो 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक, मतलब जो जिंदगी बाकी बची हुई जिंदगी है उसको संन्यास की तरह भिक्षा मांग के अपने जीवन का यापन करके जंगलों में निवास करना चाहिए। ये आश्रम व्यवस्था थी जो कि हमारे समाज की एक अहम कड़ी थी। फिर आ जाते संस्कार। हमारे जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन का ताना बाना, उनको धार्मिक कार्यकलापों में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता था, वो संस्कार कहलाते थे। संस्कार टोटल 16 संस्कार थे, जिसमें गर्भाधान पहला संस्कार था। जब बच्चा जो शादीशुदा पति पत्नी थे वो संतान उत्पत्ति के मकसद से गर्भाधान के लिए काम करते थे। उसके बाद पुंसवन संस्कार हो जाता है। पुंसवन संस्कार था पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार होता था। सीमांतोन्नयन संस्कार, जो घर में जो पुत्र पल रहा है उसको भूत वगैरह से उसकी मतलब ऐसी उनसे अनात्माओं से उसकी रक्षा करने के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता था। जातक्रम संस्कार, जब बच्चे का जन्म होता था उस टाइम पर जो किया जाने वाला संस्कार जातक्रम कहलाता था। उसके बाद नामांकन संस्कार आता है, जब बच्चे के जन्म के 10-12 दिन बाद में उसका नाम रखवाया जाता था, पंडित जी के पास जाया जाता था, पंडित जी उसका नामांकन करते, वो नामांकन संस्कार कहलाता है। और नामांकन के बाद में निष्क्रमण, जब बच्चे को पहली बार, जब बच्चा 3 से 4 मंथ का हो जाता था, महीने का हो जाता था, जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था और उसे सूर्य के दर्शन कराए जाते थे, वो क्या होता था, निष्क्रमण, घर से बाहर निकालने वाला। उसके बाद होता है अन्नप्राशन, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता था उसे पहली बार पका हुआ भोजन अपने पिताजी के द्वारा दिया जाता, वो क्या कहलाता था, अन्नप्राशन संस्कार कहलाता था। और उसके बाद चूड़ाकर्म, जब बच्चा या तो 1 साल का होता या फिर 3री साल में या 5वीं साल में, वर्ष में चलता आयु होती उसकी, जब उसके पहली बार उसके बाल काटे जाते थे एक संस्कार के द्वारा, तो वो कहलाता था चूड़ाकर्म संस्कार। फिर कर्णवेद संस्कार होता था, पहली बार जब कानों को भेदना। फिर विद्यारंभ, जब बच्चे को अक्षर ज्ञान प्रारंभ करवाया जाता था, अक्षर के बारे में जानकारी दी जाती कि ये के है, ये के है, खे है, ये गे है, तो वो क्या कहलाता था, विद्यारंभ संस्कार कहलाता था। और विद्या आरंभ के बाद होता था उपनयन संस्कार। ये उपनयन संस्कार बड़ा ही अहम संस्कार है। इसके बाद में जो बच्चा था वो अपने घर, अपने माँ बाप को छोड़ के कहाँ चला जाता था, गुरुकुल में चला जाता था शिक्षा पाने के लिए। और वहाँ पे उनका इस अग्रिम शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था। और उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का होता था। शूद्र और महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता था। इसलिए ब्राह्मण को क्या कहा गया, द्विज कहा गया। द्विज मतलब 2 बार उसका जन्म माना जाता है, एक उपनयन संस्कार के द्वारा, एक बार जो पैदा होता है उसके हिसाब से। फिर हो जाता है वेदारंभ, जब उपनयन संस्कार हो जाता था, जब बच्चा आश्रम में चला जाता था, तो पहली बार जो शिक्षा लेता था वो किसकी लेता था, वेदों की लेता था, इसलिए वेदारंभ संस्कार किया जाता था। उसके बाद आता था केशांत, जब बच्चा 15-16 वर्ष का हो जाता था और उसके दाढ़ी मूछ आ जाती थी, तो जब पहली बार दाढ़ी मूछों को काटा जाता था वो क्या कहलाता था, केशांत कहलाता। समावर्तन, जब बच्चा फुली एजुकेटेड हो जाता, जब शिक्षा उसकी पूरी हो जाती थी, 25 साल की उम्र हो जाती थी, और अपनी BA करने के बाद, जिसको स्नातक बोलते हैं, स्नातक करने के बाद, पूरी शिक्षा करने के बाद जो संस्कार किया जाता है स्नातक करने के बाद में, वो क्या कहलाता था, समावर्तन कहलाता। क्या कहलाता था,
समावर्तन कहलाता था। कुल मिलाकर आप कह सकते हो शिक्षा की समाप्ति। समावर्तन संस्कार के बाद में स्टूडेंट क्या कहलाता था? स्नातक कहलाता था। फिर आ जाता विवाह। जब बच्चा घर आ जाता था उसका विवाह होता था और फिर वो गृहस्थ जीवन जीता था, और विवाह के बाद में अंत्येष्टि होती थी, जिसको उसको नहीं करनी थी, दूसरे लोग करते, अंतिम संस्कार कहते हैं। ये 16 संस्कार थे जो कि हमारे भारतीय परंपरा संस्कृति का अहम हिस्सा है। 4 पुरुषार्थ थे: धर्म, कर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ। धर्म और मोक्ष ये दोनों धर्म से संबंधित है, और काम और अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा कमाना, धन दौलत, और काम वासना ये गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। तो ये 4 पुरुषार्थ होते थे। पूछे जा सकते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाएगा, इसमें इतना ही पूछा जाएगा। धर्म, कौन 4 पुरुषार्थों के नाम लिखिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते थे। ऋण, भाई यज्ञ की अवधारणा। उस टाइम पे 3 प्रकार के ऋण होते थे: पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृ ऋण क्या होता था? पितृ ऋण के लिए क्या करना पड़ता था? अपनी इस मानव जाति को अनवरत चलाने के लिए, कालांतर में मानव चलता रहे, मानव का विकास होता रहे, इसके लिए क्या करना पड़ता था? हर स्त्री पुरुष को संतान उत्पत्ति करनी पड़ती थी इस ऋण की मुक्ति के लिए। तो वो क्या कहलाता था? पितृ कहलाता था। मतलब अपने पिताजी ने अपनों को जन्म दिया, अपन को अपनी संतान को जन्म देना, तो ये क्या है? पितृ कहलाता है। पितृ से मुक्ति पाना होता है। ऋषि ऋण, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा की, ऋषियों की जो शब्द है उनको याद रखना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी शिक्षाओं को आगे फैलाना क्या कहलाता था? ऋषि ऋण कहलाता था। और देव ऋण, देवताओं की जो आज्ञाएं थी उनकी अनुरूप, मतलब उनकी वो करना, क्या नाम, प्रार्थना करना, ये क्या कहलाती थी? देव ऋण कहलाता था। तो इसमें ज्यादा कोई नहीं, 3 ही ये भी ऋण आपको याद रखने, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ऋण कौन कौन से पूछे जाते हैं? 5 महायज्ञ थे, मतलब 5, जो एक गृहस्थ जीवन है, जो ग्रस्त होता है, उसको 5 महायज्ञ पर डे करने पड़ते हैं। तो 5 महायज्ञ ये भी पूछा जाएगा कौन कौन से थे? ब्रह्म या ऋषि, मतलब ब्रह्मा की, ये ऋषियों की स्तुति करना। देव यज्ञ, देवताओं की स्तुति करना। पितृयज्ञ, जो अपने माता पिता पूर्वज है उनकी स्तुति करना। भूत यज्ञ, भूत का यज्ञ होता है, भूत का मतलब यहाँ पे वो भूत नहीं, भूत का मतलब है पशु पक्षी, इनको दान देना, इनको खिलाना पिलाना, भूत यज्ञ कहलाता था। और नर यज्ञ, नर का मतलब होता है मानव, मानव की सेवा करना, ये सब किस में आ जाते हैं? नर यज्ञ में आ जाते। ये तो 5 महायज्ञ पूछेगा, वो 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं तो आपको बता देना: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ और नर यज्ञ, ये 5 महायज्ञ है। ठीक है। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति। उस जमाने में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? आज की तुलना में स्त्रियों की स्थिति बहुत बेहतर थी। यहां तक उनकी स्वतंत्र लाइफ थी, कोई किसी प्रकार की प्रथा प्रथा नहीं थी। जो ऋग्वेद की रचना की है उसमें अपाला, घोषा, मुद्रा, बड़ी बड़ी विदुषियां स्त्रियां थी, जो कि सभाओं समितियों में भाग लेती थी, जिनका सम्मान था स्त्रियों का। उनकी इच्छा के खिलाफ उनकी शादी नहीं की जाती, और जब स्त्री लड़की पूरी व्यस्क हो जाती थी तब शादी की जाती। बाल विवाह वर्जित था उस टाइम पे। तो उस टाइम का जो समाज था, जो स्त्री की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी और प्रशंसनीय थी तुलनात्मक आज के। तो स्त्री होना उस टाइम पे एक गर्व की बात थी। समाज में स्त्री का स्थान अच्छा था, सर्वोपरि स्थान था, पूजनीय स्थान था। धार्मिक जीवन उस टाइम पे जो धर्म था, क्योंकि वैदिक व्यवस्था सारी धर्म को लेकर चल रही है, तो धार्मिक जीवन था वो कैसा था? सारी चीज धर्म को लेकर चलती है। और जो देवता थे उनको 3 भागों में बांटा गया: स्वर्गवासी देवता, पृथ्वीवासी देवता और अंतरिक्ष वाले देवता। स्वर्गवासी देवता, स्वर्गवासी देवताओं में आप कह सकते हैं सूर्य, वरुण, विष्णु, उषा, मित्र, इनको क्या है? स्वर्गवासी देवता माना गया। इनको क्या माना गया? स्वर्गवासी देवता माना गया। और पृथ्वीवासी देवता जो पृथ्वी पे निवास करते हैं, कौन कौन से? पृथ्वी है, सोम है, बृहस्पति है, और क्या नाम से सरस्वती है, इनको पृथ्वीवासी देवता माना गया। और अंतरिक्षवासी, ऐसे देवता जिनका निवास अंतरिक्ष में माना गया, कौन कौन सा? इनमें मैंने इंद्र, जो कि सबसे शक्तिशाली देवता था। इंद्र, वायु, मारुत, इनको क्या माना गया है? अंतरिक्षवासी देवता माना। तो पूछा जा सकता है कि देवताओं
अंतरिक्षवासी देवता कौन कौन से, छोटा सवाल बन सकता है। तीनों को पिला के बड़ा सवाल ही, मीडियम साइज का सवाल ही बन सकता है। तो ये मोटा मोटा अपना 12वीं, आगे इसमें थोड़ा साइंस की भी जानकारी जानना चाहते हैं, वो गणित के बारे में भी जानकारी है, तो वो आप थोड़ा पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कोई समझाने वाली जैसी कोई बातें है नहीं। तो ये आपका साइंस का 12th का पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, और इसको आप वीडियो को देखें, किताबों को बार बार पढ़ें। मैं जब एग्जाम होने वाले होंगे तब मैं इसके आंसर क्वेश्चन कराऊंगा, आपको एक आंसर होता है उसकी फ्रेमिंग करना बताऊंगा कि कैसे आंसर को फ्रेमिंग किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे आप इस प्रकार से करें। चाहे आप देखो, बात यकीनी है, चाहे आप आरएस दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जो रिटन बेस को, उसमें जो आंसर की फॉर्मिंग करना अगर आपको आ गई, शब्दों का चयन अगर आपको आ गया, तो नो डाउट आप बहुत कम समय में आपके टारगेट को हासिल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे पहले के, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आंसर को फ्रेमिंग करना है, कैसे टू द पॉइंट चलना है, कैसे अनगरल जो शब्द है, बातें हैं, इनसे हमें बचना है, और हम आगे जाके कैसे अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं, हिस्ट्री से आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको कभी इग्नोर मत करना अगर आपको कंपटीशन की दुनिया में रहना है तो। बाकी हिस्ट्री ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसके अंदर आता नहीं है। तो आज मैं इस जो कक्षा 12th का जो फर्स्ट चैप्टर लिया है, इसका मैं यहीं पे द एंड करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको शायद समझ में आया होगा, आपने किताब भी पढ़ी होगी, पढ़ेंगे, और अगर कुछ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे समझ लेंगे, और आपके जो गुरुजन हैं उनसे भी समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।